हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं। तीनों का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो ये तीनों ही एक यूनिट सर्किल पे लाई करेंगे। जो पहला है उसका आर्ग्यूमेंट था बोलो 0, तो वो यहाँ बना। अगले का आर्ग्यूमेंट आया था 120 डिग्री, वो बोलो यहाँ बना। और अगले का आर्ग्यूमेंट जो था वो 240 था, जो यहाँ बना। तो यहाँ पे मैं कई चीजें आपको ऐसे ही दिमाग में रखवा देता हूँ। अब गड़बड़ तुमसे क्या हो रही है, तुमने कहा कि इन 2026 रूट में से ये रूट हमको स्वीकार नहीं है, तो ये तुमने छोड़ दिया। तो बच्चों जब इसको छोड़ दोगे और इसके बाद जब तुम ज्वाइनिंग करना शुरू करोगे तो अब यहाँ पर तो बोलो कोई रूट है नहीं, तो ये तो ऐसे सीधे ज्वाइन होगा ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने ड्रीम आईआईटी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। एक एक दिन पूरी तरह से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, एक भी सेकंड जाया नहीं होने दे रहे होंगे। और वैसे भी हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर के बोलो हम लोगों ने 3 लेक्चर बोलो कर लिए थे, ठीक। फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं। पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने जितनी भी जनरल बातें थी, पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज, वो सारी सीखी थी। उसके बाद बोलो हम लोगों ने 2 सेक्शन लिए थे। क्या? कोनिक सेक्शन, या जो भी पैरेललिटी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हुआ करती थी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, वो बोलो सारी की सारी कवर की थी। सोचा तो मैंने ये था कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 टर्न में हो जाएगा, लेकिन एक लेक्चर उसमें और लग गया था। तो जो nth रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाली बातें हैं, उसको मैंने इस वाले लेक्चर में करने की सोची है। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 हम लोग लेकर आ रहे हैं। इसको आज हम लोग करके कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरी तरह से पैक कर दें, क्योंकि 12th का सिलेबस भी आपका लगभग कंप्लीशन पे है। मेरी सर से बात हो रही थी तो आप लोगों ने पीएनसी सर ने ही ले लिया था, क्योंकि हम लोगों की शुरू में बात हुई थी कि प्रोबेबिलिटी सर 12th में है और पीएनसी और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो पीएनसी मैं ले लेता हूं। तो पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद सर ने शायद आपको वेक्टर का भी लेक्चर दे दिया है और 3D का भी लेक्चर दे दिया है। तो मैं राउंड की बात करूं तो 12th का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है और 11th का भी आपका सिलेबस कंप्लीट होने की पूरी कगार पर है। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे, सीधे nth रूट ऑफ यूनिटी पर जाने की बजाय मैं पहले आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूंगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूंगा। इसी के साथ में मैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की भी बात करूंगा, ठीक है। फिर nth रूट ऑफ यूनिटी की बजाय मैं nth रूट ऑफ एनी नंबर ए की बात कर लूंगा। कोई भी अगर मुझे नंबर दे दिया गया ए और कहता है कि आप इसके nth रूट बताइए, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोगों का पसंदीदा सेक्शन जो होता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उनको लेकर आएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड भी हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि मुझे कोई और अच्छी प्रॉब्लम लगी हो, तो इसके अलावा भी प्रॉब्लम यहाँ पर कलेक्ट हैं, तो वो बोलो हम लोग करना शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर हेडिंग जरूर पड़ी हुई है nth रूट ऑफ एनी नंबर ए, लेकिन मैं जैसे ऑफलाइन में क्लास करता हूं कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक्स, जैसे आप याद करें मैंने आपको रोटेशन पढ़ाया था। तो रोटेशन एक तो होता है डायरेक्टली सीधे भारी वाला बता दो, लेकिन मैंने उसको छोटे 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 4 टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बताया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसी तरह से nth रूट ऑफ एनी नंबर ए बताने के पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां लिख रहा हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कुछ बच्चों को लगेगा यार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो मुझे आता है, पर मैं फिर कहता हूं कि बेटा थोड़ा सा पेशेंस से बैठें, क्योंकि ये एक फ्लो बनता है। पहले इससे रिलेटेड बातें बताते हैं और फिर इसी को हम लोग ए पर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और एक तरफ मैं बच्चों को लिखवाता हूं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, एक तरफ लिखवाता हूं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए 1 की पावर 1/3, मैंने इसको x मान लिया।
पावर 1/3 से बचने के लिए मैंने लिख दिया x³ - 1। यहां से मैं देखो दो तरीके अपना सकता हूं। एक होती है डी मॉइवर्स थ्योरम, तो मैं डी मॉइवर्स थ्योरम से भी बोलो आपको ये चीज बता सकता हूं कि 1 के क्यूब रूट निकालने हैं तो बोलो 3 रूट आएगा और उसको डिवाइवर से करें, और या तो मैं फैक्टराइजेशन से कर देता हूं, जैसे भी कंफर्टेबल लगा। तो x³ - 1, अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं तो आ गया x - 1 x² + x + 1 = 0। तो एक रूट यहां से निकल कर आया बच्चों x = 1। दूसरा अगर मैं लिखूं तो आएगा -1 + i√3/2, और अगर मैं तीसरा लिखूं तो आएगा -1 - i√3/2। बिल्कुल इसी ट्रेंड पर अगर मैं आके यहां पर आपसे कहूं कि मैं 1 का 4th रूट निकाल रहा हूं, मतलब मैं निकालने जा रहा हूं 1 की पावर 1/4, तो मैंने इसको इक्वल टू x माना। पावर 4 से बचने के लिए दोनों तरफ मैंने पावर 4 कर दी, और अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो x - 1 x + 1 × x² + 1 = 0, और यहां से अगर रूट निकालूं तो पहला रूट आ गया 1, दूसरा रूट आ गया -1, तीसरा रूट x² = -1, तो एक आएगा i और एक आएगा -i। तो ये चारों रूट मैंने निकाल लिए। अब मैं कुछ बातें देखो आपसे यहां पर कहने जा रहा हूं, मेरी बात को फील करना। जो मैंने 3 रूट्स यहां पर आपके सामने निकाले हैं, अगर मैं इसको एक बार मान लीजिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने लिखा 1 + 0i, और पोलर फॉर्म का मतलब होता है r सिस थीटा। इसका मतलब मुझे उसका मैग्नीट्यूड और मुझे उसका आर्गुमेंट निकालना होगा। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो आ रहा है 1, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालूं तो वो भी आ रहा है 1, और इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो भी आ रहा है 1। क्लियर है? अब इसका अगर मैं आर्गुमेंट लिखता हूं तो 1 का आर्गुमेंट तो बोलिए निकल कर आएगा 0। अगर मैं इसका आर्गुमेंट निकालूं तो ध्यान से देखिए, ये बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट का रूल है सेकंड क्वाड्रेंट का रूल है पाई -tan इनवर्स mod y/x। तो आएगा पाई -tan इनवर्स √3, तो ये निकल के आ गया सिस 120 डिग्री। और अगर मैं इसका निकालूं तो ये, अभी मैं एक बात और दिखा दूंगा आपको, वरना अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट का रूल अगर मैं लगाऊंगा तो वो आएगा -पाई + tan इनवर्स √3, तो वो -120 डिग्री आएगा, जिसको मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए 240 डिग्री लिख दे रहा हूं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ यादें हो तो आपने निश्चित रूप से ये पढ़ा हुआ है कि सर 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा एक खास बात देखिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा है और ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये दोनों नंबर बच्चों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। देख लीजिए, यहां प्लस यहां माइनस। इसका मतलब ये जो भी मैंने नाम रख रखे हैं x2 और x3, तो जो x2 का बार है वो x3 के बराबर है, या x3 का जो बार है वो x2 के बराबर है। इसी की दूसरी खास बात देखिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं, आप लोगों को जानकारी है, अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं तो बोलो ये आता है, और अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं तो बोलो ये आता है। तो ये जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माने जाने का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के स्क्वायर हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इसको एज्यूम करता हूं ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर है। क्योंकि फिर स्पष्ट कर दूं, ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर इन जनरल मोहर नहीं होती कि हम प्लस वाले को ओमेगा लेंगे, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। अगर मैं इसको ओमेगा मानता हूं तो ये कौन? ओमेगा स्क्वायर। कोई इसको ओमेगा माने तो ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि 1 के 3 क्यूब रूट हैं, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो इनमें क्या खास बात है, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं
और खास बात, जो ओमेगा बार है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और जो ओमेगा स्क्वायर का बार है वो ओमेगा है। और खास बात, जरा तीनों का मैग्नीट्यूड देखिए, बोलिए 1 आ रहा है। अच्छा, अब एक काम करता हूं, यहां पर अगर मैं आता हूं 1 के 4th रूट पर, और इन नंबरों को अगर मैं कॉम्प्लेक्स के पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो ये जो आपको आई या ये जो माइनस आई दिख रहा है, ये हो जाएंगे 0 + आई, 0 - आई। अब खास बात, हर एक का मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो हर एक का मैग्नीट्यूड 1 ही आ रहा है। तो ये बात मैं धीरे धीरे आपसे बुलवाऊंगा। यहां मैं 1 के क्या निकाल रहा हूं, क्यूब रूट। यहां पे 1 के क्या निकाल रहा हूं, 4th रूट। तो 1 के 4th रूट निकाले तो कितने रूट्स आए, 4। 1 के क्यूब रूट निकाला तो कितने रूट्स आए, 3। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये 1 में कोई खास बात है, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद जब किसी एक नंबर a के nth रूट निकालूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि ये कोई 1 या a की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी नंबर a के nth रूट निकालूंगा तो टोटल रूट्स आएंगे n। खास बात, सबका मैग्नीट्यूड यहां पर 1 1 1, यहां पर 1 1 1 1। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि इसका मतलब सारे के सारे रूट्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 आएगा। मैंने कहा नहीं, 1 नहीं आएगा, पर एक बात तय है कि सभी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सभी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ये बात अपने आप में बिल्कुल तय बात है। अब एक बात आप जरा और देखें बच्चों, मैं अगर इन सारे रूट्स को, मैंने एक बात अभी यहां लिखी थी, ओमेगा बार बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा। अगर मान लीजिए मैं इन तीनों रूट्स को ग्राफिकली ड्रॉ करूं तो क्या खास बात है, तीनों का मैग्नीट्यूड बोलो 1 है। इसका मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो ये तीनों ही एक यूनिट सर्किल पे लाई करेंगे। जो पहला है उसका आर्ग्यूमेंट था बोलो 0, तो वो यहां बना। अगले का आर्ग्यूमेंट आया था 120 डिग्री, वो बोलो यहां बना। और अगले का आर्ग्यूमेंट जो था वो 240 था, जो यहां बना। अगर मैं इसको ओमेगा मानता हूं तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यहां पे मैं कई चीजें आपको ऐसे ही दिमाग में रखवा देता हूं। आपने 1 के क्यूब रूट निकाले, बोलो कितने रूट्स निकले, 3। सभी का मैग्नीट्यूड सेम, सभी किस पे लाई कर रहे हैं, एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं। यहां पर जिसकी रेडियस कितनी, 1। अब एक खास बात देखो, ये जो 3 रूट्स हैं ये इस पूरे सर्किल को 3 बराबर भागों में बोलो बांट रहे हैं। ये जो 3 रूट्स हैं ये पूरे सर्किल को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो हर दो के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 120। तो मैं एक बच्चों को नाम दिमाग में रखवाता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन, कि ये जितने भी तुमको रूट्स नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे रूट्स एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट कर रहे हैं, और वो एंगल ऑफ डेविएशन है 2π/3। ठीक, यही चीज अगर मैं आपको इसके लिए दिखाऊं, मेरे पास जो 4 रूट्स निकल कर आ रहे हैं सभी का मैग्नीट्यूड तो बोलो 1 1 1 1 है। अब अगर मैं इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इस 1 का आर्ग्यूमेंट हो गया 0, इस -1 का आर्ग्यूमेंट बोलो हो गया पाई, आई का आर्ग्यूमेंट बोलो हो गया π/2, और -i का आर्ग्यूमेंट मैं 3π/2 भी लिख सकता हूं और -π/2 भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको भी मान लो यहां पर ड्रॉ करता तो ये सारे के सारे एक सर्किल पे लाई करते जिसकी रेडियस बोलो 1 होती, और अगर मैं इनको ड्रॉ करता तो पहला आता बोलो 1, फिर अगला -1 लिखा है, फिर अगला लिखा हुआ है i, और अगला लिखा है -i। तो मैं इनका क्रम अब अपने हिसाब से बोल देता हूं कि अगर मैं इसको मान लेता हूं x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4, तो 1 के 4th रूट निकाले तो कितने रूट्स आए, 4। सभी का मैग्नीट्यूड सेम। ठीक, और जो चारों रूट्स हैं वो देखो पूरे सर्किल को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं।
तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन आपका हो गया 2 पाई बाई 4, मतलब 90 90 90 डिग्री। तो मैंने कहा था ना, अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आता है, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्डअप है। यहां से जो जो मेरे निष्कर्ष निकलेंगे, इन निष्कर्ष को अभी मैं सीधे nth रूट ऑफ एनी नंबर ए पर बोलो अप्लाई करूंगा, तो बोलो मेरा काम हो जाएगा। आइए एक दो बातें यहीं पर और देखते हैं बच्चों। क्या, अगर मैं इन सारे रूट्स को ऐड कर दूं, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो बोलो 0 आएगा। और यहां पे अगर मैं चारों रूट्स को ऐड कर देता तो बोलो वो भी 0 ही आता। तो बच्चे कहते हैं सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इक्वेशन ये रही x क्यूब माइनस 1, इसके 3 रूट्स हैं और मुझे सारे रूट्स का सम चाहिए। तो इस क्यूबिक इक्वेशन में सारे रूट्स का सम जो होगा वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो बोलिए 0। ऐसे ही इसमें एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, तो उसका भी समेशन बोलो 0 आएगा। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि जब आप इस चीज को आगे जाके एनी नंबर ऑफ nth रूट पे अप्लाई करेंगे तो ये चीजें आपकी बड़ी काम में आएंगी। मैं इसको लिखूंगा x, और फिर कहूंगा कि पावर 1/n से बचने के लिए आप दोनों तरफ पावर n कर दें, तो आएगा x की पावर n माइनस a बराबर 0। तो इसके टोटल कितने रूट्स होंगे, मैं सारे पॉइंट अभी लिख दूंगा। टोटल रूट्स कितने होंगे, बोलो होंगे n। और अगर मैं उन n को नाम देना चाहूं तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn होगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई 1 की वजह से नहीं होता है कि n रूट्स आते हैं। ये कोई भी नंबर अगर a होता और आप इसके nth रूट निकाल रहे होते तो बोलो टोटल रूट्स n आते, जो ये लिखा होता। फिर मैं आपसे पूछता कि बताइए सभी का मैग्नीट्यूड कितना आता, तो सभी का मैग्नीट्यूड बोलिए आपका सेम आता। और अगर मैं पूछता कितना आता, तो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में 1 बोल जाते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, अब 1 नहीं, 1 तो तब आ रहा था जब आप 1 के क्यूब रूट निकाल रहे थे, जब आप 1 के 4th रूट निकाल रहे थे। तुम खुद सोचो, अगर मैं यहां मान लो 8 का क्यूब रूट निकाल रहा होता तो 3 रूट्स आते, और वो रूट्स होते 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये बात तो तय है कि आप किसी नंबर a के अगर nth रूट निकालेंगे तो n रूट्स आएंगे, उनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम होगा, पर वो कोई 1 के बराबर नहीं होगा। तो किसके बराबर होगा, वो a की पावर 1/n के मॉड के बराबर होगा। अच्छा, अगर इन सभी का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये किस पे लाई करेंगे, ऑल लाइज ऑन a circle having radius mod of a की पावर 1/n। ओके, फिर इसी में एक बात मैं और बता देता हूं। अभी मैंने दिखाया था कि जब मैं 1 के क्यूब रूट निकाल रहा हूं तो 3 रूट्स आते हैं और वो एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट होते जाते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन होता है 2 पाई बाई n। ठीक, तो जो मैंने अभी तक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या 4th रूट ऑफ यूनिटी से बिल्डअप किया, उसको मैंने ऐसे उठाकर जाकर nth रूट ऑफ एनी नंबर a पर इम्प्लांट कर दिया। ये भी बात देखो आ गई, इसको भी मैं फिर यहीं लिख देता हूं। जैसे 4 के बाद 5वां पॉइंट मैंने लिखा कि इन सारे रूट्स का सम कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं समेशन ऑफ ऑल द रूट्स। तो मेरा क्या कहना है, ये इक्वेशन है x की पावर n माइनस a बराबर 0, जिसके टोटल n रूट्स हैं। अगर मैं कहता हूं सारे रूट्स का सम बताइए, तो सारे रूट्स का सम जो होगा वो डिपेंड करेगा x की पावर
n-1 पे, और x की पावर n-1 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0। तो आप दुनिया के किसी भी नंबर के कितने भी रूट्स निकाल दें, सारे के सारे रूट्स का सम हमेशा 0 ही आएगा। अब एक बात और देखो, अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर देता तो क्या आता बच्चों? मल्टीप्लाई करता तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बोलो 1 आ जाता। और अगर मैं यहां पर सारे के सारे रूट्स को मल्टीप्लाई करता तो एक था 1, एक -1, एक आई और एक -i, तो माइनस माइनस कटा, आई स्क्वायर आ गया -1। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां तो 1 आ रहा है, यहां पे -1 आ रहा है। पर मैं कह रहा हूं इसको ऐसे की बजाय आप इसको भी यहीं से देखो। इसको भी यहीं से देखने का मतलब क्या है, मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1 से लास्ट में अगर a1x प्लस a0 लिखा होता है तो इसके जो सारे के सारे रूट्स का प्रोडक्ट होता है, सारे के सारे रूट्स का प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है? -1 टू दी पावर n a0 अपॉन a1 an। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मैं ऐसे ही निकाल देता हूं कि ये जो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर है ये होगा -1 की पावर 3, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहा हूं। और यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन है? -1, और होल डिवाइडेड बाय बोलो 1, तो आंसर आ गया बोलो मेरा 1। और इसको मैं अगर यहां लगाता तो -1 की पावर 4 इंटू -1 अपॉन 1, तो आंसर आ जाता मेरा -1। तो मैं इस चीज को भी अगर जाकर इसी पर इंप्लीमेंट कर दूं तो देखो मेरा छठा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर मैं सारे के सारे रूट्स का प्रोडक्ट पूछूं के बराबर 1 टू n, तो मेरा आंसर, यहां ध्यान से देखना, मैं 1 के नहीं निकाल रहा हूं क्यूब रूट या nth रूट, मैं जो निकाल रहा हूं वो a के निकाल रहा हूं। क्लियर है? तो मैं यहां कोई 1 के nth रूट नहीं निकाल रहा हूं। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? -1 टू दी पावर बोलो n, फिर कांस्टेंट कितना है? -a होल डिवाइडेड बाय 1। मैं इसको बच्चों को थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं। क्यूब रूट में क्या आया था प्रोडक्ट? 1, और फोर्थ वाले में -1। इसका मतलब ऑड वाले में अच्छा और इवन वाले में बुरा, वो ये चीज यहां से दिख जाएगी। अगर मान लो मेरा n इवन होता तो आंसर आता -a, और अगर n ऑड होता तो आंसर आता +a। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलोबरेट कर दूं तो वो ऐसे है कि n अगर मेरा इवन होगा तो आंसर आएगा -a, और अगर n मेरा ऑड होगा तो आंसर आएगा a। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये जो मैंने 1 के क्यूब रूट या 1 के फोर्थ रूट सीखे हैं, उन्हीं से चीजों को निकाल कर मैं एनी नंबर ऑफ nth रूट पे आ जा रहा हूं। आइए कुछ बातें और दिखाता हूं आपको। जब मैंने 1 के क्यूब रूट निकाल लिए, अच्छा एक बात और बताओ, यहां मैंने सारे रूट्स का सम लिखा, सारे का प्रोडक्ट लिखा। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि जो भी मेरे पास 1 के क्यूब रूट हैं, मैंने इन सभी की पावर के करके जोड़ दिया, मैंने इन सभी की पावर के करके जोड़ा, तब मेरा आंसर क्या है? सहमत हैं? फिर से समझ लो मेरी बात। मैंने, अच्छा एक पहले वो भी बात बता देता हूं। इक्वेशन है x³ - 1 बराबर 0। मैंने इसके रूट निकाले तो 3 रूट निकल के आए, 1 ओमेगा स्क्वायर। ये 1 ओमेगा स्क्वायर ये सारे के सारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो भी रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो मैंने ये ओमेगा उठाकर बोलो यहां पुट किया तो क्या आया? ओमेगा क्यूब बराबर 1।
और ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा की पावर 6 बराबर 1। इतने में आपको समझ में आ गई बात। आई जो है वो अपने आप को हर 4 पावर के बाद बोलो रिपीट करता था। आई जो था वो अपने आप को हर 4 पावर के बाद रिपीट करता था। ये देखो जो ओमेगा है ये अपने आप को रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 3 पावर। इसका मतलब ओमेगा की अगर मुझे कोई बहुत बड़ी पावर दे और कहे कि इसका आंसर निकालो, तो मैं कहूंगा ये अपने आप को हर 3 पावर के बाद रिपीट कर रहा है, तो मैं उस बड़ी पावर में 3 से डिवाइड लगा दूंगा और डिवाइड लगाकर जो भी रिमाइंडर बचेगा उससे आंसर निकालूंगा। मतलब ओमेगा की पावर 3 के बोलो होगा 1, ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 बोलो होगा ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बच्चों? इसी आधार पर मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं सारे के सारे रूट्स की पावर के करके जोड़ूं तो क्या होने वाला है। तो आप देखो बच्चों, अगर मैं के को 1 रखता तो बनता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बोलिए 0। अगर मैं के को 2 रखता तो क्या बनता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 फिर से ओमेगा बन जाता, तो फिर से ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आकर 0 हो जाता। तो जैसे ही ये 2 केस में लिखता हूं, काफी बच्चे तुरंत कंफ्यूज होकर समझ लेते हैं कि इसका मतलब सर यूनिवर्सली इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। मैंने कहा नहीं बच्चों, जैसे ही तुम के को 3 रखोगे तो 1 की पावर 3 1, ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा की पावर 6 1, तो देखिए आंसर आ गया 3। अब बच्चे कहते हैं क्या हुआ भाई? मैंने कहा ऐसा नहीं है कि इवन ऑड की बात है, देखो ये 1 ऑड है तब भी 0, 2 इवन है तब भी 0। तो ये जो होता है, जैसे अब मान लो तुम फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूं 4 रखते तो मैं बता रहा हूं कि 0 आता, 5 रखते 0 आता, 6 रखते तो 3 आ जाता। इसका मतलब 1 के कितने रूट निकाल लेते? क्यूब रूट। तो ये जो होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि के 3 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर के हमारा 3 का मल्टीपल होता है तो मैं ऐसे लिखवाता हूं बच्चों को, 1 की पावर के प्लस ओमेगा की पावर के प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर के का जो आंसर होगा वो डिपेंड करेगा के पर। अगर के आपका 3 का मल्टीपल नहीं है तब तो आंसर 0, लेकिन अगर आपका के 3 का मल्टीपल हुआ तो आंसर आएगा 3। और इसी चीज को अब मैं 4th रूट वाले पे लगाने जा रहा हूं। अगर मेरे पास ये 4 रूट्स हैं x1 x2 x3 x4 और मैंने चारों रूट्स की पावर मान लो के कर दिया, x1 की पावर के, x2 की पावर के, x3 की पावर के, x4 की पावर के, तो इसमें भी हाँ अब आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जैसे यहां पर रिपीटेशन हुआ है 3 के मल्टीपल होने या ना होने पर, यहां पर होता है 4 के मल्टीपल होने या ना होने पर। मैं दिखा रहा हूं, अगर मैं के को सीधे 1 रखता, के को 1 रखता तब तो 1 माइनस 1 आई माइनस आई 0। अगर मैं के को 2 रखता, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस आई का स्क्वायर माइनस 1, तो आ जाता 0। ऐसे ही 3 भी चेक कीजिएगा। मेरा मुद्दा यह है कि जब आप के को 4 रखते तो 1 की पावर 4 1, माइनस 1 की पावर 4 1, आई की पावर 4 1 और माइनस आई की पावर 4 1, तो आंसर आता 4। तो अगर आपने 1 के 4th रूट लिए और 1 के 4th रूट लेने के बाद जितने भी रूट्स आए उन सब की पावर, मैं अब ये बात कर रहा हूं 1 के 4th रूट के लिए, x1 की पावर के, x2 की पावर के, x3 की पावर के, x4 की पावर के, और मुझसे कहता इसका आंसर बताइए।
तो 1 के 4th रूट निकाले हैं तो ये डिपेंड करेगा k के 4 का मल्टीपल होने या ना होने पर। तो अगर k 4 का मल्टीपल नहीं है तो आएगा 0, और अगर k 4 का मल्टीपल है तो आंसर आएगा 4। क्लियर है बच्चों? अब ये देखो थोड़ी सी मुश्किल चीज है। 1 में तो समझ में आ गया, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूं, 1 और 4th रूट से उठाकर nth रूट ऑफ यूनिट ए पे लेके जा रहा हूं। तो ये चीज मैंने आपको इसके लिए बता दी। अब जब हम इसी को आकर इस पे इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं तो 7th पॉइंट आने जा रहा है कि अगर मैं सारे के सारे रूट्स की पावर के करके जोड़ूं, सारे के सारे रूट्स की पावर के करके जोड़ूं, ठीक है बच्चों, तब आंसर क्या आएगा? तो बच्चे तुरंत कहते हैं सर ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो भी आप ये पावर कर रहे हैं के वो n का मल्टीपल है या नहीं। तो अगर k n का मल्टीपल नहीं है तब तो बच्चे तुरंत बता देते हैं कि आंसर 0। और फिर मैं कहता हूं अच्छा अब बताइए जब k n का मल्टीपल है तो वो उसी चीज से रिलेट करते हुए कहते हैं कि सर आंसर आएगा n। तब मैं कहता हूं बेटा यहां पर देखो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आपने क्यूब रूट निकाले, लेकिन यहां पर बेसिकली आपने 1 के क्यूब रूट निकाले हैं, इसलिए देखो 1 आ रहा है क्योंकि 1 के क्यूब रूट निकाले। यहां पे 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 के 4th रूट निकाले। लेकिन अब आप यहां पर एक जनरल नंबर a के nth रूट निकाल रहे हो। तो इसमें मैं बच्चों को ऐसे करके दिमाग में रखवाता हूं कि अगर आपने पावर ऐसी करी जो n का मल्टीपल नहीं है तो ये बात तो तय है कि आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर k तुम्हारा n का मल्टीपल हो गया तो आंसर कुछ आएगा, ऐसा नहीं है कि वो n आ जाए। तो वो कितना आएगा मैंने कहा लाओ मैं दिखा देता हूं। भाई ये तुमने जो जितने भी रूट्स हैं तुम्हारे x1 x2 x3 अप टू xn, ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं? x की पावर n माइनस a बराबर 0 के रूट है, ठीक है ना। तो अब मेरी बात समझना, x1 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो ये तो तय है कि x1 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x1 की पावर n जो है वो a के बराबर है। और यहां मैं पूछ क्या रहा हूं, x1 की पावर k, और x1 की पावर k, और k कौन है? n लैम्डा। इसको मैं लिख सकता हूं x1 की पावर n की पावर लैम्डा। तो जब हम 1 के क्यूब रूट या 1 के 4th रूट निकाल रहे थे तब तो ये चीज मेरी 1 बन जाती थी और हर बार 1 1 1 1 हो जाता था। लेकिन अब की बार तो x1 की पावर n बन गया है a और ये बन गया a की पावर लैम्डा। ऐसे ही मान लो अगर मैं x2 पुट करता तो x2 की पावर n भी बोलो तुम्हारा a ही आता, तो x2 की पावर n लैम्डा भी मेरा बनता a की पावर लैम्डा। तो अब की बार सारे के सारे तुम्हारे जो रूट्स होते वो a की पावर लैम्डा, a की पावर लैम्डा, a की पावर लैम्डा बनते चले जाते। तो आंसर क्या आता? n टाइम्स a की पावर लैम्डा, जिसको मैं लिख देता k बाई n। तो ये एक अपने आप में थोड़ा सा बढ़िया बात हो जाती है, ठीक। तो इसको कंठस्थ करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। अगर आपको ये चीजें दिखेंगी तो आप खटाखट इसको रिलेट कर लेंगे। ये हुआ हमारा 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट मैंने अभी आपको बातों बातों में बता दिया कि जब मैंने 1 के क्यूब रूट निकाले थे तो 3 रूट्स आए थे, और जब मैंने उनको ग्राफिकली आपके सामने ड्रॉ किया था तो बोलो एक यहां था, एक यहां था, एक यहां था, वो एक सर्किल पे थे।
अब एक बात इसी में समझने की कोशिश करना कि ये जो तुम्हारे सामने तीन रूट्स बने हुए हैं, अगर मैं इन तीनों रूट्स को ऐसे करके ज्वाइन कर दूं तो क्या बना? बच्चे कहते हैं एक ट्राइंगल बना। मैंने कहा ट्राइंगल बनना तो एक बहुत छोटी बात है, लेकिन एक बात बताओ कि क्या उस ट्राइंगल में कोई विशेष बात है? तो वो विशेष बात ये है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, ये कॉर्ड सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो सरकमफ्रेंस पे 60, 60 और 60, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी तरीके से अगर मैंने यहां पर जो 4 रूट्स निकाले थे, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो इनको ज्वाइन करने से एक क्या बन रहा है? ध्यान से देखोगे तो ये बोलो एक स्क्वायर बन रहा है। आप आराम से देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये कॉर्ड जो है वो यहां सेंटर पे 90 बना रही है, तो देखो यहां बनाएगी 45, ऐसे ही यहां भी बनाएगी 45। इसी प्रकार से ये कॉर्ड सेंटर पे 90, तो ये बनाएगी 45। ये समझ गए होगे, सारे 45 45 45 45 45 हो जाएंगे। तो इसका मतलब सारे एंगल जो हैं वो 90 90 90 हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो अभी चारों एंगल को 90 90 90 90 दिखाया, पर आप ये कैसे कह रहे हो कि वो एक स्क्वायर है? ये भी तो हो सकता है कि वो एक रेक्टेंगल बने। मैंने कहा लेकिन इसके दोनों डायगोनल की लेंथ, दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर हैं, और अगर दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर हैं विद ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो बोलो ये स्क्वायर ही होगा। यहां क्या बना? इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां क्या बना? स्क्वायर। तो मैं बच्चों से ये कहता हूं कि ये जो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, आप इसको ऐसे फील करो कि ये क्या है? ये एक रेगुलर पॉलीगन है। ये कौन है? रेगुलर पॉलीगन। कितनी साइड्स वाला? 3 साइड्स वाला। कितनी साइड्स वाला? 3 साइड्स वाला। और ये एक क्या है? स्क्वायर। तो ये भी एक रेगुलर पॉलीगन ही है विद 4 साइड्स वाला। रेगुलर पॉलीगन समझते हैं ना? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऑल साइड्स एज वेल एज ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी की सारी साइड्स और सारे के सारे इंटरनल एंगल बराबर। तो ये बना है रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड। अच्छा, कभी कभी मेरे साथ होता है क्लास में कि बच्चे कभी कभी कहते हैं सर दोनों क्यों कह रहे हैं आप? अगर मैं केवल ये कह दूं कि ऑल साइड्स आर इक्वल तो क्या काम चलेगा? तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो रोम्बस याद है, रोम्बस की भी तो चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं लेकिन उसके सारे इंटरनल एंगल बराबर नहीं होते। तो रोम्बस जो है वो बोलो रेगुलर पॉलीगन नहीं है बच्चों, स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है। तो आप बच्चों किसी भी नंबर के जितने भी रूट्स निकालते हो, फिर से याद कराता हूं, जैसे तुमने a के nth रूट निकाले, टोटल रूट्स कितने? n। सभी का मैग्नीट्यूड सेम। रेडियस कितनी? a की पावर 1 अपॉन n का मॉड। ठीक, सभी किस पे लाई करेंगे? सर्किल पे। एंगल ऑफ डेविएशन 2 पाई बाई n। बाकी समेशन ऑफ रूट्स 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट डिपेंड्स अपॉन n। n अगर ऑड तो अच्छा, मतलब a, इवन तो माइनस a। अगर मैं सारे के सारे रूट्स की पावर k करके जोड़ दूं तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये k n का मल्टीपल है या नहीं है। अगर k n का मल्टीपल नहीं है तो आंसर 0, और अगर k n का मल्टीपल हुआ तो आंसर आएगा n a की पावर लैम्डा, जिसको मैंने k बाई n लिख दिया। अब मैं अगली बात ये बताने जा रहा हूं कि मैं अगर आपको ऐसे करके दिखाने की कोशिश करूं कि यहां पर भी यही हो रहा होता कि अगर मैं किसी नंबर a के nth रूट निकालता तो एक सर्किल बनता जिसकी रेडियस होती
a टू दी पावर 1 अपॉन n, और इसके बाद तुम रूट्स निकालते, एक कुछ ऐसे आता, फिर एक ऐसे आता, फिर एक ऐसे आता, और एंगल ऑफ डेविएशन कितने का होता, 2 पाई बाई n का। तो खास बात ये होती कि अगर मैं इन सभी को ऐसे ज्वाइन करता चला जाता तो ये एक रेगुलर पॉलीगन फॉर्म करते। वही बात मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, क्या, पॉलीगन formed by joining all the roots is a regular polygon, is a regular polygon having n sides, having n sides। बोलो डन। सारे के सारे रूट्स को अगर आप ज्वाइन करते चले जाओगे तो वो एक क्या बनेगा, रेगुलर पॉलीगन बनेगा जिसकी n साइड्स। इसके बाद एक पॉइंट और देखो, क्या, जैसे मैंने 1 के क्यूब रूट निकाले तो कौन कौन निकल के आए, एक आया 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 1 है, ये जो ओमेगा है, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में है। सीक्वेंस मतलब मैं एपी जीपी एचपी की बात कर रहा हूं। तो बच्चे तुरंत समझ गए, पहला क्या लिखा है 1, फिर ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीनों रूट्स जो हैं बोलो वो जीपी में है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, बोलो ओमेगा। इसी तरह से जरा फोर्थ रूट पे आओ। पहला रूट क्या था 1। अब आप ऐसे अटेंडम मत बोलिएगा, सीक्वेंस में चलिएगा, 1, फिर अगला कौन, आई, फिर कौन, -1, फिर -i। मैंने कहा अगर तुम इनको भी ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे रूट्स जो हैं वो जीपी में है बच्चों। पहला रूट 1, उसमें देखो तुमने i से मल्टीप्लाई किया, फिर तुमने i से मल्टीप्लाई किया तो i स्क्वायर हो गया -1, और फिर i से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1। तो मैं यही क्लेम करने जा रहा हूं कि आप किसी भी नंबर के कितने भी रूट्स निकालो, ऑल द रूट्स आर इन, ऑल द रूट्स आर इन जीपी, ऑल द रूट्स आर इन जीपी। और अगर सारे के सारे रूट्स जीपी में हैं तो मुझसे कहता है कि चलिए आप उसका कॉमन रेशियो बताइए, मुझसे कहता है कि आप उसका कॉमन रेशियो बताइए। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालें, मैंने कहा देखो भाई, हम लोगों ने जब प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन पढ़ी थी तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए मैं e की पावर i अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं। वही कॉन्सेप्ट यहां लगा रहा हूं। अगर ये मेरा पहला रूट है तो बताओ मैं पहले को कितना घुमाऊं कि दूसरा आ जाए। ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन ही तो है, जो है 2 पाई बाई n। अच्छा, दूसरे को कितना घुमाऊं कि तीसरा आ जाए, अभी भी 2 पाई बाई n। तीसरे को कितना घुमाऊं कि चौथा आ जाए, 2 पाई बाई n। तो 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n घुमाते जाओ। तो 2 पाई बाई n घुमाने के लिए किससे गुणा करोगे, e की पावर i 2 पाई बाई n से। इसका मतलब पहले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e की पावर i 2 पाई बाई n से, दूसरे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e की पावर i 2 पाई बाई n से। अरे यही तो कॉमन रेशियो बना। तो ऑल द रूट्स आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो e टू दी पावर i 2 पाई बाई n। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक एक बात दिख रही होगी। जितना ज्यादा इसको ग्राफिकली एडॉप्ट करोगे उतना फायदा होगा। कोई कहे 1 के इतने रूट, 1 के मान लो कोई कहे 17th रूट,
तो मुझे दिख गया, एक सर्किल बनाया जिसकी रेडियस 1, पहला खुद 1 पे आया और फिर 2π/17 से ऐसे खट 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 पूरे सर्किल को 17 भागों में बांट दिया। वही बोलो तुम्हारे 1 के 17th रूट का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए जब कुछ सवाल आएंगे तो वो अच्छा, अभी एक दो बातें और बता लें। जैसे ये हो गया 9th पार्ट, 9th के बाद मैं यहां पे देखो 10वां पार्ट लिखने जा रहा हूं। क्या आपने 1 के nth रूट निकाले, सभी को ऐसे करके बोलो ड्रॉ किया, और अगर ज्वाइन करते चले गए तो क्या बना, एक रेगुलर पॉलीगन। तो मैंने कहा मुझे चाहिए एरिया ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन, और 11वें पॉइंट में मैं कहूंगा कि वो जो बनेगा पेरीमीटर ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन। अब आप विचार बनाइए, आपका काम होना चाहिए तुरंत आप वीडियो को पॉज करें और जो भी मैंने बात बताई है उसके आधार पर ये जो पॉलीगन आपके सामने बन रहा है उस पॉलीगन का एरिया और पेरीमीटर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूं, जब आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा तब आप वीडियो को लाइव करके देख लीजिएगा कि आपने जो आंसर निकाला वो आपका आंसर सही है या नहीं। तो एरिया ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन, साफ नजर आ रहा है क्या कि ऐसे टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे बच्चों, ऐसे टोटल n ट्राइंगल्स बनेंगे, और अगर मुझे उसका एरिया चाहिए तो मैं n टाइम्स कर दूंगा एक सिंगल ट्राइंगल ऑफ एरिया से। अब एक बात देखो, ये जो है सर्किल की रेडियस है जो इसके बराबर है, और ये भी सर्किल की रेडियस है जो इसी के बराबर है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 2π/n। और आपने एरिया का ये फॉर्मूला एसओटी वाला तो पढ़ा ही होगा, क्या, हाफ BC sin A। तो हाफ BC, और B भी यही है, C भी यही है, तो मैंने इसको लिख दिया 2/n साइन इन दोनों के बीच का एंगल बोलो हो गया है 2π/n। ये ऑब्जेक्टिव में खूब मिल जाता है। किसी नंबर के मैंने इतने रूट निकाले, इतने रूट निकालने के बाद उन सभी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके क्या बना, और वो जो बना कहता है कि आप उसका एरिया बताइए। तो आप रट नहीं पाएंगे, जिनको दिखता है कि अच्छा ऐसे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, n ट्राइंगल बन रहे हैं, तो एक का एरिया निकाल लेते हैं, n तो पहले लिख दिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए ये भी सर्किल की रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये अगर r तो ये भी r, तो हाफ r साइन 2π/n, और r हो गया a⁴1/n का मॉड। तो ऐसे आंख बंद करके वो सारी चीजें दिखती चली जाती हैं और उसके आधार पर बोलो हम लोग लिखते चले जाते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई तो आप इसकी पेरीमीटर भी आप स्वयं ही लिख सकते हैं बच्चों। तो चलिए, मैं तो बता रहा हूं लेकिन आप जल्दी से वीडियो को एक बार मतलब पॉज करके आप इसका पेरीमीटर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर मुझे इस पॉलीगन का पेरीमीटर चाहिए तो ऐसी ही सारी साइड्स बराबर तो हैं, तो इसका मतलब मैं n टाइम्स लिखूंगा और एक साइड का इंतजाम करूंगा। इसका इंतजाम बहुत आसानी से, अगर मैं इससे इस पे परपेंडिकुलर गिरा दूं तो ये सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल की कॉर्ड है, परपेंडिकुलर गिर के बोलो बाइसेक्ट हो गई। तो ये लेंथ कितनी आएगी, जितनी भी आएगी उसका बोलो डबल करूंगा, तो 2 लगा दिया। और ये लंबाई कितनी आएगी, ये एंगल कितना होगा π/n, तो उसका साइन कंपोनेंट बोलो हो जाएगा। सहमत हैं? तो मैंने लिखना शुरू किया a⁴1/n का मॉड साइन ऑफ
पाई बाई एन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से n टाइम्स क्यों कहा? क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं तो एक निकालूंगा। एक लिखा हुआ है ये, तो इसकी तैयारी शुरू की, परपेंडिकुलर गिराया, उसने इसको बाइसेक्ट किया, तो मैंने कहा आधा निकाल के डबल करूंगा, तो 2 अलग निकाल दिया। और ये जो एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, जिसकी लेंथ है a की पावर 1/n का मॉड, और ये एंगल आधा हो गया जो है पाई बाई एन, तो ये हो गया तुम्हारा a की पावर 1/n का मॉड साइन पाई बाई एन। तो ये देखिए, बोलो आपका इसका एरिया निकल कर आ गया है। तो ये बच्चों मतलब जो हम लोगों का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैंने यहां से आपके सामने बोलो बात शुरू की थी। मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी उठाया, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी उठाया, उसमें सारी की सारी बातें बताते हुए एक एक पॉइंट को हम इम्प्लांट करते चले गए हैं nth रूट ऑफ एनी नंबर a पर। और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें मैंने बताई, और एक एक पॉइंट देखो आपके सामने डिक्टेट करते हुए यहां लिख भी दिया है। तो जो बच्चे हम लोगों के साथ बहुत ईमानदारी से नोट्स बनाते हैं वो भी, मैं एक बार समराइज करा देता हूं। टोटल 11 पॉइंट हैं, तो ऐसे शुरू कर रहा हूं। अगर कोई भी नंबर मेरे को a दिया हुआ है और कहता है उसके nth रूट निकालो, पहला पॉइंट टोटल नंबर ऑफ रूट्स n, सभी का मैग्नीट्यूड सेम, कितना? क्या 1 ना, a की पावर 1/n का मॉड। अगर सभी का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो सारे के सारे किस पे लाई करेंगे? सर्किल पर। इनका मैग्नीट्यूड कितनी, इसकी रेडियस कितनी होगी? a की पावर 1/n का मॉड। ठीक, हर दो रूट्स के बीच का एंगल 2 पाई बाई n होगा, जिसको मैं कहता हूं एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बाद पांचवा, सारे रूट्स का सम 0, सारे रूट्स का प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन n। n अगर इवन तो खराब माइनस है, n अगर ऑड तो अच्छा a। अगर मैं सारे रूट्स की पावर k करके जोड़ दूं तो आंसर क्या आएगा? तो वो डिपेंड करेगा उस k पर। k अगर तुम्हारा n का मल्टीपल नहीं है तब तो आंसर आएगा 0, लेकिन अगर k आपका n का मल्टीपल है तो आंसर कुछ आएगा। और वो कुछ क्या है, मैं देखो इसलिए आंख बंद कर लेता हूं कि मैं उस चीज को रिलेट कर सकूं। आएगा n इंटू a की पावर k बाई n। आप देख लीजिएगा 7 पॉइंट हो गए। इसके बाद 8वां पॉइंट क्या था कि अगर मैं सारे के सारे रूट्स को मिलाता चला जाऊं तो क्या बनेगा? एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा जिसकी n साइड्स होंगी। 8 के बाद फिर मैंने कहा था कि उसका एरिया बताइए, तो एरिया तो अभी मैंने निकलवा दिया, क्या था? n हाफ a की पावर 2 बाई n का मॉड साइन 2 पाई बाई n। और पेरीमीटर क्या था? n इंटू 2 a की पावर 1/n का मॉड साइन पाई बाई n। तो ये 10 पॉइंट हुए। कोई एक पॉइंट लग रहा है मैं बोलना मिस कर गया क्या? नहीं, सारे तो बोल दिए, 7वां 8वां, अच्छा ये एक मिस कर गया। अगर सारे के जो भी रूट्स निकल कर आते हैं वो किस प्रोग्रेशन में होते हैं? ऑल द रूट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन रेशियो होता है e टू दी पावर i 2 पाई बाई n। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी बातें मैंने अपनी संतुष्टि से, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे ये इंक्लूड हो गया। हेडिंग भले बाद में आई हो, मैंने वहां पे हेडिंग डाल के आपको बता दिया है। तो ये जितनी भी बातें थी वो मैंने सारी आपके सामने बोलो रख ली हैं। इसके बाद लिखा हुआ है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं कि लगभग 56 मिनट 57 मिनट 58 मिनट के आसपास हो गए हैं, और हम लोगों ने अपना लगभग थ्योरी वाला पार्ट जो था वो कवर कर लिया। अब सवाल हम लोग लेना शुरू करते हैं। अभी मैंने जो इमीडिएटली आपको बात बताई है उससे रिलेटेड पहले एक बात जो मुझे दिख रही है वो मैं आपको करा देता हूं। मुझे लग रहा है मुझे वो सवाल ऐसे ही डिक्टेट करना पड़ेगा, इसमें दिखा नहीं मुझे। एक ये सवाल हम लोग जरूर कराते हैं। लिखा है x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर, या मैं उसको अपने मन से खराबी कर देता हूं यार, क्या है, मैंने लिखा x की पावर 2025
प्लस एक्स की पावर 2024 प्लस एक्स की पावर 2023 एंड सो ऑन से चलते हुए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये एक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी और कहा इसके जितने भी रूट्स है, कितने रूट्स होंगे? 2025। ऑल रूट्स आर ज्वाइंट, ऑल रूट्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए polygon, to form a polygon. Find area of that polygon. Find area of that polygon. तरीका वही है, आप तुरंत एक बार यहां पर वीडियो को पॉज करें, खुद से एक बार अटेम्प्ट करें बच्चों, ठीक हो जाए। मान के चलिए कि अब आप कोई भी सवाल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होगा वो मोस्टली आप उसको निकाल लोगे। इसका मतलब, इसको करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकल सेंस में बिल्कुल आपके दिमाग में छप गया। और एक बार अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिमाग में ग्राफिकल छप जाता है तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल जो हैं वो फिर रुकते नहीं है। तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, देखें, क्योंकि इसमें यूजुअली एक जो छोटी मोटी मिस्टेक होती है वो मैं एक्सप्लेन करने की आपके सामने कोशिश करता हूं। लिखा है x की पावर 2025 प्लस 24 23 एंड सो ऑन। तुरंत कुछ बच्चों को दिख जाता है कि सर ये तो देखिए जीपी लिखी हुई है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जीपी लिखी है। अगर मैं इधर से रिलेट कर लूं, जीपी तो दोनों तरफ से ही जीपी होती है, इधर से भी जीपी है उधर से भी जीपी है, लेकिन अगर मैं इधर से जीपी लूंगा तो कॉमन रेशियो कितना आएगा? 1/x आए। इधर से ले रहा हूं तो x आ रहा है, तो मैं इधर से ले रहा हूं, तो इसका समेशन क्या आएगा? a r टू दी पावर, ध्यान से देखना, 2026। क्यों? अरे नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर x की पावर 0 है तो 2026 हुए, तो a r टू दी पावर n -1 अपॉन r -1 बराबर बोलो 0। और अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूं तो ये वाला पार्ट आ गया बोलो इधर, मतलब x की पावर 2026 बोलो बराबर 1। इसका मतलब इनडायरेक्टली x जो है वो 1 की पावर 2026 है। अब यहां पर दो मिस्टेक्स होने की संभावना पैदा होती है। बच्चे कहते हैं सर अब तो सवाल बहुत आसान हो गया, इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 1 के 2026 रूट ही तो हैं, तो इसके जितने भी रूट्स निकल कर आएंगे उन सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और सेम क्या बोलो, यहां तो 1 ही होगा क्योंकि 1 के ही निकले। तो ये तो वही चीज हो गई कि ऐसे करके आपके टोटल 226 ट्राइंगल बन रहे होंगे। और मैं अब आपके कॉन्सेप्ट से ही लिख देता हूं, 2026 ट्राइंगल होंगे। और अब मैं एक ट्राइंगल का एरिया लिख देता हूं, इसकी रेडियस है 1 1, तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ बी सी साइन ऑफ, और ये एंगल होगा 2 पाई बटे 2026। ये मैं अपने मतलब अनुभव बता रहा हूं ऑफलाइन के, कि बच्चे खट से ऐसे करते हैं, कहते सर ये आंसर आ गया। अब मैं कहता हूं बेटा लेकिन आपका आंसर तो बोलो गड़बड़ है। और मेरा विश्वास है कि जितने भी बच्चों ने पॉज करके इसका सवाल करने की कोशिश की होगी, हो सकता है उसमें से मोस्टली बच्चों ने बोलो यही आंसर लिखा हो। बच्चे कहते सर इसमें क्या गड़बड़ हो गई भाई, जो आपने पढ़ाया मैंने वही तो अडॉप्ट किया। मैंने कहा किया तो अडॉप्ट, पे एक छोटी सी गड़बड़ कर ली। क्या? अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इक्वेशन कितने डिग्री का है? ये इक्वेशन 2025 डिग्री का है। और हमने बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में ये बात पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी इक्वेशन nth डिग्री की होती है तो उसके n रूट्स होते हैं। तो अगर ये 2025 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके 2025 रूट्स ही हो सकते हैं, जबकि तुमने इसके 2026 रूट निकाल दिए। अच्छा, अगर मान लो किसी इक्वेशन के अपनी डिग्री से ज्यादा रूट हो जाएं,
अगर मान लो किसी इक्वेशन के अपने डिग्री से ज्यादा रूट हो जाएं, इसका मतलब फिर वो इक्वेशन नहीं रहती, बन जाती है आइडेंटिटी। और अगर ये आइडेंटिटी होती तो आइडेंटिटी को तो फिर दुनिया का कोई भी नंबर सेटिस्फाई करता है जो उसके डोमेन में हो। तो बस ये चेक कर लो कि क्या ये आइडेंटिटी है। तो मैं अगर कोई भी नंबर ऐसे ही 0 उठा के पुट कर लूं तो वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये तो तय है कि ये आइडेंटिटी नहीं है। तो इसके अपने डिग्री से ज्यादा रूट कैसे आ जाएंगे? इसका मतलब इसके रूट तो 2025 ही होने, पर 26 क्यों आ गए? मैंने कहा 26 वो दिख रहे हैं तुमको। देखो, जब तुमने जीपी के समेशन का फॉर्मूला लगाया तो यहां देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x-1। इसका मतलब अगर वो डिनोमिनेटर में है तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन इस कंसीडरेशन के साथ हो रही है कि x हमारा 1 के बराबर नहीं है। बोलो डन। इसका मतलब जब तुम यहां पर 1 के 2026 रूट निकालोगे तो इसका पहला रूट तो बोलो खुद एक 1 निकल कर आएगा, और 1 हमारा रूट स्वीकार नहीं है। तो इसके जो टोटल 2026 रूट आ रहे होंगे उसमें से मैं 1 को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। तो अब ये जो रूट्स बने 2025 वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। और अगर वो इस इक्वेशन के रूट हैं तो मुझे उन सारे रूट्स को ज्वाइन करके एक पॉलीगन बनाना है और उसका एरिया चाहिए। तो बच्चे कहते हैं अच्छा 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 सर, ये बात तो आपकी ठीक है। और मैं कहता हूं अच्छा अब आंसर बताओ। तो यहां पर देखो दूसरी गलती की संभावना, वो समझ लेते हैं कि इसका मतलब कितने रूट निकाले गए हैं 2025। तो कहते हैं कि 2025 रूट्स वाला एक पॉलीगन बना होगा। तो आंसर ऐसे देते हैं, टोटल ट्राइंगल हो जाएंगे 2025, फिर हाफ 1 इंटू 1 इंटू साइन 2 पाई बाई 2025। जो काम उन्होंने यहां पर अभी 26 के लिए किया था उसी को वो अब 25 के लिए कर देते हैं और आंसर उठा के लिख देते हैं 2025 हाफ 1 1 साइन 2 पाई बाई 2025। पर मैं उनसे कहता हूं नहीं बेटा, अभी भी ये उत्तर गलत है। तब वो माथा पकड़ लेते हैं कि यार सब तो हमने अप्लाई कर दिया यार, अब क्या। मैंने कहा आपको एक बात समझनी होगी, मतलब आप समझ सकते हो, आप खुद भी सोचोगे तो समझ जाओगे। मैंने क्या कहा, इसके 2025 रूट कौन होंगे? ये जो 1 के 2026 रूट आएंगे उसमें किसको छोड़ना है? 1 को छोड़ना है। तो आप मेरी बात महसूस करो, अगर आप 1 के 2026 रूट निकालते तो एक यहां मिलता, बोलो पहले 1, फिर बोलो यहां मिलता, फिर यहां मिलता, ऐसे करके बोलो ज्वाइन करते, ऐसे ही नीचे एक मिलता। अब गड़बड़ तुमसे क्या हो रही है, तुमने कहा कि इन 2026 रूट में से ये रूट हमको स्वीकार नहीं है, तो ये तुमने छोड़ दिया। तो बच्चों जब इसको छोड़ दोगे और इसके बाद जब तुम ज्वाइनिंग करना शुरू करोगे तो अब यहां पर तो बोलो कोई रूट है नहीं, तो ये तो ऐसे सीधे ज्वाइन होगा ना। और बाकी जो तुम्हारे हैं वो ऐसे 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 करके बोलो पॉलीगन बनाए। तो तुमने पहली बार तो ऐसे एक पॉलीगन बनाया था 26 वाला, उनका निकाला। फिर तुमने क्या सोचा था कि लाओ अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कोई 2025 रूट थोड़ी ना हो गए बच्चों 1 के, जो ये आंसर मैंने दिया। ये तो जो 1 के 2026 रूट थे उन्हीं में से 2025 लिए गए। तो अब एरिया क्या होगा? मैंने कहा देखो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। ये सब जो तुम्हें दिख रहे हैं ये सारे ट्राइंगल तो वही हैं, ये सारे ट्राइंगल तो बोलो वही हैं। कौन से? वो जो 2026 वाले थे, ये वाले जो थे। पर ऐसे कितने ट्राइंगल होंगे? अब देखो, अगर मैं इसके साथ चल रहा होता तो टोटल बोलो 2026 होते,
लेकिन जब मैंने इसको हटाया तो अब आप इसको भूल जाओ तो तुम्हारे दो ट्राइंगल सेक्रीफाइस हो गए। एक तुम्हारा ये वाला ट्राइंगल बनता और एक ये वाला ट्राइंगल बनता। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक अब तुम्हारे ट्राइंगल्स की संख्या होगी 2024 और एक ट्राइंगल का एरिया बोलो वही आएगा हाफ इंटू 1 साइन ऑफ 2 पाई/2026। पर क्या काम खत्म? नहीं, अब ये जो बचा रह गया है ट्राइंगल, ये इसका एरिया अलग से निकालना पड़ेगा। बहुत आसान। ये रेडियस तो अभी भी बोलो 1 है, ये भी 1 है और अब इसके बीच का एंगल 4 पाई/2026 हो गया। दो लॉट थे ना इसके अंदर, एक ये और एक ये, समझ पा रहे हैं? तो इसका एरिया और जोड़ देता हूं बच्चों। तो इसका एरिया अगर जोड़ें तो अब एक ही ट्राइंगल है तो लिखूंगा हाफ ऑफ बी सी साइन 4 पाई/2026। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ बात घुस रही होंगी। और बच्चों, हो सकता है मैं कहूं इसी का पेरीमीटर बताऊं, तो इसका पेरीमीटर भी बोलो अब आप आराम से निकाल सकते हो। 2024 तो वही लेने पड़ेंगे। लॉ में पेरीमीटर भी लिख ही देता हूं बच्चों। ये तो कौन हुआ? एरिया। अब अगर मैं कहूं कि चलो इसकी पेरीमीटर बताओ तो वो क्या होंगी? 2024। ठीक है, अब एक पर कंसंट्रेट कर लेता हूं। तो पहले तो बोलो करेंगे डबल। दिख रहा है, मैं उसी सीक्वेंस में लिखता हूं जिस सीक्वेंस से मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। डबल किया, अब इसको निकालूंगा। ये लंबाई है 1 और ये एंगल होगा पाई/2026। तो ये तो यहां से लेके यहां तक वाली सारी कवर हो गई। अब ये बची रह गई, इसको और निकाल देता हूं। देखो प्लस यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिराया, ये निकाल के डबल करूंगा तो पहले 2 लिख दिया और अब आएगा तुम्हारा साइन 2 पाई/2020। तो मैं डाटा आटा में विश्वास नहीं रखता कि कोई 8th रूट निकाले या कोई 50 रूट निकाले। मैंने इसीलिए आपके सामने 2025 लिखकर बोलो जो जनरल था वो बोलिए आपके सामने कर दिया। बोलो डन। तो अपने आप में ये एक मुझे बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल लगता है। ओके, अब ये देखिए कुछ सवाल यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड यहाँ रखे गए हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। क्या कह रहा है एक बार देखें और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपके साथ। ठीक, तरीका वही है कि आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ें और देखें क्या लिखा है। मैं कर रहा हूं, फिर जब आपका हो जाए तो आप वीडियो को लाइव करके करिए। कुछ ऐसा लिखा है, इफ a प्लस ओमेगा की पावर -1 मतलब 1/1 प्लस ओमेगा प्लस 1/b प्लस ओमेगा प्लस 1/c प्लस ओमेगा प्लस 1/d प्लस ओमेगा विच इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा। ठीक है, एंड साथ में ही देखो ये भी दिया है। क्या दिया है? 1/a प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/b प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/c प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/d प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1। ये बच्चों मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये 2/ओमेगा हुआ। ठीक है ना, तो ये हुआ 2/ओमेगा। ये दो डाटा मेरे को दिए हैं, दे रखा है वेयर ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब 1 के क्यूब रूट निकाले गए तो वो जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो है बोलो हमारा ओमेगा। देन शो दैट सिग्मा ए बी सी मतलब a इंटू बी इंटू सी 2 है। नहीं, सिग्मा ए बी सी का मतलब a इंटू बी इंटू सी
प्लस जैसे जितने भी 3 3 के बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है ना, ए बी सी डी, तो 3 3 के कितने बनेंगे बोलो, 4C3। एक बनेगा ए बी सी, एक बनेगा ए सी डी, एक बनेगा ए बी डी, एक बनेगा बी सी डी। उन चारों का सम कह रहा है 2 है। फिर यहां पर उसने क्या कहा, सिग्मा ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो बराबर है 2 टाइम्स पाई ए। पाई ए का मतलब है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ये हुआ दूसरा रिजल्ट। और फिर है हेंस शो दैट, एक बार मैं लिख देता हूं रिजल्ट। उसने पहला रिजल्ट ए क्या लिखा है, वो है ए बी सी। ऐसे सोचो, मुझे 3 लेने हैं तो एक को छोड़ना है। मैंने यहां डी को छोड़ा, यहां मैंने सी को छोड़ा, यहां मैंने बी को छोड़ा और यहां मैंने ए को छोड़ा। मुझे पहला रिजल्ट प्रूव करना है कि ये चीज 2 के बराबर है। जो दूसरा रिजल्ट मुझे दिखाना है वो है सिग्मा ए। सेकंड रिजल्ट है सिग्मा ए बराबर होगा 2 टाइम्स पाई ए मतलब ए बी सी डी। और तीसरा रिजल्ट उसने मेरे से फिर प्रूफ करने को कहा है, ये जो क्या लिखा है 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1। बोलो बराबर क्या, 2। वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। अब जब भी ये सवाल मैं बच्चों को करवाता हूं, मैं उसमें कुछ बातें कहता हूं कि देखो, जिसने भी ये सवाल बनाया उसने आपको जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी। उसने मुझे पहले ये दिया, फिर ये दिया। मैं पहला क्लेम आपके सामने ये कह रहा हूं कि अगर मैंने ये दे दिया तो मुझे ये देने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सवाल शायद ये पूछता कि केवल ये देता, ये तो मैं देता ही नहीं, ऐसे छुपा लेता। केवल ये लिखता आपके सामने और ये सब आपसे प्रूफ करवा लेता। बस साथ में ये दिया होना, ये दिया होता, मुझे क्या दिया होता, ये जो लिखा है ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। बच्चे कहते हैं कैसे सर, अगर आपको ये चीज दी हुई है तो इस चीज के देने से इस चीज की गारंटी कहां से हो गई। पर मैंने कहा देखो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तो किसी को भी दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। पर एक बात मैंने और बताई थी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। ओमेगा बार होता है ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसी रिजल्ट में मान लो बार ले लेता, दोनों तरफ बार ले लेता, रिवाइज करा दे रहा हूं, बार जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो बार जो होता है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हर एक पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैं अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं ऊपर नीचे में तो 1 का बार तो 1 ही होगा और वो बार यहां लग जाएंगे। ठीक है, अब इस बार की मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो बार मैंने यहां से हटा दिए। ठीक है, तो ये 1 ये 1 ये 1 और ये बार भी मैंने हटा दिए। ठीक, अब यहां पे मैंने बार लगाया। अब आपने दे दिया ए बी सी डी रियल नंबर है, और अगर ए बी सी डी रियल नंबर है तो ए का बार तो बोलो ए ही बन जाएगा, बी का बार बी ही बनेगा, सी का बार सी ही बनेगा, डी का बार डी ही बनेगा। और ओमेगा बार क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो देखो मैंने इसी से ये रिजल्ट निकाल दिया, 1 अपॉन ए प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी प्लस ओमेगा स्क्वायर। 2 का बार 2 और ओमेगा स्क्वायर का बार ओमेगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने को दोनों रिजल्ट ये और ये जो आपने एक साथ दे दिए हैं, इनको एक साथ देने की किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक रिजल्ट अगर आपने दे रखा है
तो दूसरा तो बोलो मैं इसी से ही इंट्रोड्यूस कर लेता। बच्चे कहते हैं चलो सर ये बात समझ में आ गई कि आपने एक ही रिजल्ट से दूसरा वाला भी निकाल दिया, लेकिन अब आगे तो बताइए कि अगर मुझे ये निकालना है कि ABCD की वैल्यू ये है या वो है एंड सो ऑन, तो वो कैसे करें। मैंने अच्छा इस रिजल्ट को जानबूझकर ऐसे क्यों लिखा, जिससे बच्चों को ये फीलिंग जनरेट हो कि ये चारों का सम है, ये चारों का प्रोडक्ट है, ये उनके ट्रिपलेट्स का सम है। तो ऐसा यूजुअली जब हम लोग क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल पढ़ रहे होते हैं उसमें आता है कि समेशन ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, पेयर्स का सम, क्यूब्स का सम। इसका मतलब मैं कहीं से कुछ ऐसी इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करूं जिसके रूट्स कौन होने लगे, ABCD। तो ये समेशन ऑफ रूट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये ट्रिपलेट्स का सम बनेगा, उससे बोलो कुछ 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 करके करते रहेंगे। एक पुरानी बात और रिकॉल करा देता हूं, आप लोग वैसे तो जानते हैं, कहीं लिखा होता है A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा प्लस C बराबर 0, फिर लिखा होता है A बीटा स्क्वायर प्लस B बीटा प्लस C बराबर 0। तो इन दोनों इक्वेशन को देख के हम लोग तुरंत एक फीलिंग बना लेते हैं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स हैं कौन, अल्फा बीटा। मैं उसी चीज को देखो यहां थोड़ा सा ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लिखा क्या है, 1/, ये अब यहां से बार मैं हटा ही देता हूं, तो ये लिखा है 1/A प्लस ओमेगा, 1/A प्लस ओमेगा, 1/B प्लस ओमेगा एंड सो ऑन। और यही चीज यहां पर भी लिखी हुई है। फर्क क्या आ रहा है, जहां पर पहले लिखा हुआ करता था ओमेगा, यहां पर आ गया है ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे फील करने की कोशिश करो कि एक इक्वेशन है जिसको किसने सेटिस्फाई किया, ओमेगा ने, और किसने सेटिस्फाई किया, ओमेगा स्क्वायर ने। तो मैं अगर एक इक्वेशन ऐसे जनरेट करूं 1/A प्लस एक्स प्लस 1/B प्लस एक्स प्लस 1/C प्लस एक्स प्लस 1/D प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 2/x, और ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है इसके दो रूट्स तो मुझे पहले से ही पता हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। सुन लिया। एक बात और बताता हूं, जो उसने मुझे ये तीसरा रिजल्ट प्रूफ करने को दिया है इसको भी गहराई से देखो। क्या लिखा है, 1/A प्लस 1 प्लस 1/B प्लस 1, 1/C प्लस 1 प्लस 1/D प्लस 1 बराबर 2/1। तो देखो यहां जहां पर ओमेगा लिखा था, यहां पर वही ओमेगा बन गया ओमेगा स्क्वायर, और यहीं पर वो देखो बन गया है 1। इसका मतलब जिस इक्वेशन को ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा था उसी को ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर रहा है, और भविष्य में उसी को ये कह रहा है कि 1 भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है इसके दो रूट्स तो श्योर हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मुझे ये दिखाना होगा कि इसका एक रूट 1 भी जरूर होगा, इसका एक रूट 1 भी जरूर होगा। सहमत हैं? तो ये विजन पहले दिमाग में आए तब मैं सवाल देखो करना शुरू कर रहा हूं। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी 1/A प्लस एक्स, 1/B प्लस एक्स प्लस 1/C प्लस एक्स प्लस 1/D प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/x। और इसके दो रूट्स मुझे पता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बाकी की बात करनी। तो अगर बच्चों में एलसीएम लेकर उधर फेंकूं तो ध्यान से देखना यहां क्या आएगा, B प्लस C B प्लस एक्स, C प्लस एक्स, D प्लस एक्स, और इस पे लगा देता हूं मैं सिग्मा, और इनफैक्ट इसमें बोलो इनटू एक्स भी कर देता हूं इधर लाकर।
थोड़ा तेज लिखने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पे 3 आएंगे, ये ऐसे ही यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, और फिर ये x इधर आएगा। तो ये देखो मैंने सिग्मा लगा दिया, तो 3 3 के जितने बनेंगे सब लिख लेंगे। और इधर कितना आएगा, 2 इंटू पाई a प्लस ए। यहां पर 2 तो ये बैठा है, और यहां पर ये चारों के चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, a प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स, तो उसको मैंने पाई लिख दी। तो अब बच्चों अगर मैं इसको ओपन करके करना शुरू करूं तो ध्यान रखना ये सिग्मा है, तो मैं एक को खोलूंगा, बाकी सिमिलरली को गैस करूंगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो क्या आता बच्चों, एक्स क्यूब, और बाहर से एक एक्स होता, तो सिग्मा लगाकर एक्स की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म क्या आता, एक्स स्क्वायर यहां से बनता, बाहर एक्स, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के साथ आता बी प्लस सी प्लस डी। फिर ऐसे ही अगला x होता, लेकिन ये x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, और यहां पर बोलो पेयर्स वाले आने शुरू होते, तो वो क्या आता, बी सी, सी डी और बी डी, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट आता वो बनता बी सी डी टाइम्स बोलो x, और ये ब्रैकेट लगता, बाद में अब मैं इसके अंदर सिग्मा लगाऊंगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब थोड़ी सी मेहनत है, इसको अगर मैं देखूं, कलर चेंज करता हूं, तो ये मैंने लिखा बोलो बाहर पहले 2, और अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। ये कितने टर्म्स हैं बच्चों, 4, a प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स, तो वो आएगा x की पावर 4 प्लस यहां पर समेशन आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी टाइम्स एक्स क्यूब प्लस, अब अगले में पेयर्स आएंगे, तो पेयर्स कितने बनेंगे, 6, ए बी, ए सी, ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी और एक्स स्क्वायर, और प्लस अब एक्स वाले में जाएंगे तो बोलो 3 3 बनेंगे, तो 3 3 वाले कितने बनेंगे, एक में डी छोड़ा, एक में सी छोड़ा, एक में बी छोड़ा, एक में ए छोड़ा, ये आ गया एक्स, और लास्ट में आ गया ए बी सी डी। ध्यान रखना ये बाहर 2 लगा है, तो ये 2 जो है वो सबके साथ जाकर लग जाए, ठीक। अब इस सिग्मा को बहुत ध्यान से बच्चों देखो, मुझे कंट्रोल करना, ध्यान से देखना। अच्छा ऐसे कितने टर्म्स होंगे, अरे खुद देखो ना, जब एलसीएम लिया था तो एक यहां इकट्ठा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो 4 होंगे। तो मैं जब उन 4 को करना शुरू करूंगा तो देखो ये इसके साथ जब ओपन करूंगा तो x की पावर 4 4 बार आएगा, तो 4x की पावर 4 और इक्वल टू के बाद इधर से 2x की पावर 4, तो आएगा नेट 2x की पावर 4। अब यहां देखो x क्यूब के साथ क्या होने वाला है, ये लिखा है b प्लस सी प्लस डी, ऐसे ही अगले में क्या आएगा, जैसे यहां पे क्या आएगा बी सी डी, ऐसे यहां क्या आएगा a प्लस सी प्लस डी, यहां क्या आएगा a प्लस बी प्लस डी, और यहां पे a प्लस बी प्लस सी। तो तुम्हें 4 4 4 के कितने मिलेंगे, आप समझ पा रहे हैं, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। जैसे एक बार आपका मिला है बी सी डी, जब यहां आओगे तो मिलेगा ए सी डी, फिर यहां आओगे तो मिलेगा ए बी डी, और यहां आओगे तो बोलो मिलेगा ए बी सी, ये सब एडिशन में होंगे। तो जब तुम इनको कलेक्ट करोगे तो ध्यान से देखो ए कितनी बार, मैं ऐसे दिखाना चाह रहा था कि 3 3 3 के 4 लॉट मिले तो हो गए टोटल 12, तो अगर टोटल 12 हैं तो ए कितनी बार होगा, ए बी सी डी 4 है ना, बराबर बराबर बार होगा तो 3 3 होगा, वैसे दिखा रहा हूं, ए बी 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 सी 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 और डी डी डी। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितनी बार आएगा, 3 बार आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लेकिन ये तो बच्चों केवल इधर आया, अब इधर आके देखो एक्स क्यूब के साथ क्या लिखा है 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी,
और यहां था 3 बार, तो एक बार तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर में पहले यहां से देखो, यहां क्या है, 2 2 2 हैं, लेकिन कितने के, बी सी डी के। ऐसे दिखाता हूं मैं आपको, जैसे यहां पे बी सी डी के सारे पेयर हैं, ठीक। अगर मैं यहां आता तो ए सी डी बनता, तो ए सी डी के सारे पेयर बनते, ए सी ए डी सी डी। यहां आता तो ए बी डी के सारे पेयर बनते, तो ए बी बी डी ए डी बनता। और यहां ए बी सी के सारे पेयर बनते, ए बी बी सी और सी। और इनको अगर जोड़ता तो देखो बच्चों, बी सी कितनी बार, 2 बार, ए बी 2 बार, सी डी 2 बार, ए डी 2 बार, सारे 2 बार आते, तो 2 टाइम्स आता सारे पेयर्स। और अगर तुम इस तरफ आके देखो तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ये देखो 2 बाहर है, तो इसके पास भी 2 टाइम्स सारे पेयर हैं, तो उसको अगर इधर करते तो वो तो बोलो हो जाता 0। सहमत हैं? अब आगे बढ़ते हैं, बोलो एक्स पे। एक्स के पास क्या होता, इसके पास क्या रहा है, बी सी डी, फिर अगले 3 आते, अगले 3 आते, अगले 3 आते, तो सारे आ जाते, 3 3 के जितने भी बनते। यहां पे एक्स क्या आ रहा है, वही देखो 3 3 3 3 के सारे हैं, लेकिन बाहर क्या बैठा है, 2, तो इधर फेंकते तो ये आकर बोलो तुम्हारा बेसिकली बनता माइनस एक्स टाइम सिग्मा, जितने भी 3 3 के होते बोलो वो बन जाते। और फिर कांस्टेंट की बात करते तो इधर तो कोई कांस्टेंट नहीं, इधर से क्या आता, ये देखो 2 बाहर है, तो वो 2 टाइम्स सारे आ जाते ए बी सी डी। तो सब कुछ उठाकर मैंने एक साइड पर इकट्ठा कर लिया। तो ये आया क्या है, मैं इसको एक बार सिंबॉलिकली अगली स्लाइड पे लिखूं, 2x की पावर 4, फिर क्या आया बच्चों, 2x की पावर 4 के बाद x क्यूब के साथ सारों का सम है, तो आया है x क्यूब के साथ बेसिकली पाई ए, एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं, फिर x के साथ आया था सिग्मा ट्रिपलेट विद निगेटिव साइन, और आखिरी आया है -2 पाई ए बराबर 0। बोलो डन है, -2 पाई ए और ये माइनस। तो ये जो इक्वेशन तुम्हारी बनी हुई है, इसके बोलो कितने रूट्स हैं, अब ये इक्वेशन तो बोलो 4th डिग्री की है, तो इसके टोटल 4 रूट्स होंगे, जिसमें मुझे 2 रूट पहले से पता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। पर अगर इसके टोटल 4 रूट्स हैं तो 2 रूट्स और भी तो आएंगे। जैसे मैंने मान लिया कि इसके 2 रूट्स हैं, सपोज अल्फा बीटा। तो अब एक बात देखना बच्चों, सबसे बढ़िया कोफिशिएंट बोलो ये लग रहा है, ये मुझे किस चीज का सम देता है भाई, इसके बाद ये पेयर्स, ये समेशन ऑफ रूट देगा और ये पेयर्स का सम देगा। तो अगर मैं वहां से पेयर बनाना शुरू करूं तो क्या आएगा, ओमेगा से बना रहा हूं, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा अल्फा, फिर ओमेगा बीटा, फिर ओमेगा स्क्वायर अल्फा, ओमेगा स्क्वायर बीटा, और लास्ट में अल्फा बीटा। बोलो इसको 0 बनना है। अब इसको 0 कैसे बनाया जाएगा, मैंने कहा देखो ये लिखा है 1, अगर मैं इसको इसके साथ क्लब करूं तो ये देखो बन गया माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा कॉमन लेंगे तो आएगा अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू -1। इसका सम आएगा माइनस बीटा, और आखिरी वाला बना है अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक, और अब लकली देखो ये लिखा है 1 माइनस अल्फा, यहां से माइनस बीटा कॉमन, तो 1 माइनस अल्फा, और इसके बोलो हो गए फैक्टर 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा बराबर 0। इसका मतलब आइदर अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 1। मतलब निश्चित रूप से ये जो इक्वेशन तुम्हारी बनी हुई है 100% उसका 1 ऑफ द रूट 1 जरूर होगा, चाहे वो अल्फा 1 हो चाहे बीटा, यहां और है एंड नहीं है। और मैंने कहा देखो एक चीज प्रूफ हो गई, अगर 100% इसका एक रूट 1 है
तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो देखो ये रिजल्ट बेटा हेंस प्रूव्ड, 1/a + 1, 1/b + 1, 1/c + 1, 1/d + 1। अब जो बाकी के मुझसे दिखाने को कहे गए हैं क्या, सिग्मा ABC, मैंने कहा देखो हेंस प्रूव्ड है। कैसे, जरा सिग्मा ABC है कहां उसको देखते हैं। इसको देखो, सिग्मा ABC यहां बैठा हुआ है, इसका संबंध किससे, ये देगा समेशन का, ये पेयर्स का, ये ट्रिपलेट्स का। तो मेरे जितने भी वो 4 रूट्स हैं उसके जितने भी ट्रिपलेट्स बनेंगे, तो ट्रिपलेट बनाने का मतलब एक साथ 3 लेने हैं, तो किसी एक को छोड़ना है। तो अगर मैं बीटा को छोड़ूंगा तो ये तीनों एक साथ लूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो आएगा अल्फा। जब मैं अल्फा को छोड़ूंगा तो बाकी 3 को लूंगा तो आएगा बीटा। जब ओमेगा स्क्वायर को छोड़ूंगा तब आएगा अल्फा बीटा ओमेगा, और फिर आएगा अल्फा बीटा ओमेगा स्क्वायर, जो बराबर होगा प्लस माइनस जो होगा सिग्मा ABC के बराबर। भाई माइनस साइन आया था ना, और ये खुद माइनस है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों से क्या कॉमन, बोलिए बोलिए, अल्फा बीटा, तो अंदर क्या बना माइनस अल्फा बीटा, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर सिग्मा ABC। मुझे दिखाना क्या है कि ABC का जो सिग्मा है वो बोलिए आपका 2 के बराबर है। तो अगर मैं इसको 2 के बराबर दिखाना चाहता हूं तो अभी मुझे किन चीजों की और आवश्यकता पड़ेगी, ये मैंने लिख रखा है जो मुझे प्रूफ करना है। ये क्या लिखा है बच्चों, सिग्मा A बराबर लाना है 2 पाई, ठीक है, और एक ये लाना है मुझे 2। चलो इनको भी ले आते हैं। तो सिग्मा A का संबंध तो यहां से आएगा बच्चों, तो अगर मैं यहां से सिग्मा A निकालूं तो मेरा सिग्मा A निकल कर आएगा, भाई इसका संबंध किससे होगा, समेशन ऑफ रूट से। तो सारे रूट्स का समेशन मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, और एक बात तय है कि इनमें से 100% कोई ना कोई एक कौन तो है ही 1। तो मान लो मैंने इस अल्फा को 1 मान लिया, अगर मैं इस अल्फा को थोड़ी देर के लिए 1 मान लूं तो ये हो गया 1 प्लस बीटा, और ये बराबर हो गया माइनस इसके। और अब अगर मैं प्रोडक्ट पे जाता हूं तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब माइनस टाइम्स 2 पाई A, जो बराबर होगा वो होगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इंटू बीटा। ठीक, तो इसका मतलब ये तो बोलो 1 हो गया, तो इनडायरेक्टली बीटा की वैल्यू -2 टाइम्स पाई A आ गई। यहां देखो, ये देखिए 0 हो गया बच्चों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू, यहां क्या था यार, यहां पे तो वो लिखा हुआ था ना, पाई लिखा है, हाँ वहां पे क्या है, यहां भी पाई लिखा हुआ है और वहां पर भी पाई लिखा है, ठीक लिखा है ना मैंने, यहां पाई लिखा है बेटा, ये तो समेशन था ना, ये तो मैंने यहां पाई गलती से लिख दिया, ये तो सिग्मा है, तो इस वाले पे मुझे यहां पर सिग्मा लिखना है। तो ये सिग्मा है और ये देखो हमारा सिग्मा है। तो इसका मतलब यहां से बीटा की वैल्यू निकल कर आ गई, बोलो कितनी, माइनस सिग्मा A। तो बस अगर ये बीटा है तो यहां रख के बोलो माइनस कटा, यहां बीटा की जगह क्या रख दिया, माइनस सिग्मा A बराबर माइनस टाइम्स 2 टाइम्स पाई A, ये कटा। तो देखो ये वाला मैंने एक रिजल्ट आपके सामने ला दिया, क्या कि सिग्मा A बराबर 2 टाइम्स पाई A, सिग्मा A बराबर 2 टाइम्स पाई A। ठीक है, अब ये जो पार्ट बचा रह गया इसको आप स्वयं करिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया कि बीटा की वैल्यू 1, सॉरी अल्फा की वैल्यू 1 है। अगर मैं इसका इस्तेमाल कर लूं तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं मान लूं कि अल्फा की वैल्यू 1 है तो ये बोलो मेरा हो गया 1,
और यहां पर भी मैंने लिख दिया अल्फा की वैल्यू कितनी, बोलो 1। तो ये देखो बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये देखिए इसकी वैल्यू आपकी, अच्छा ये अपॉन 2 भी तो करना है, तो ये जब करेंगे अपॉन में 2, तो यहां से सिग्मा ए बी सी की वैल्यू जो है वो 2 निकल कर आए। क्लियर है? तो ये एक अपने आप में बहुत ही रिच क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट लग जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बोलिए लग ही रहा है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट बोलो यहां पर आपके यूज हो जाते हैं। चलिए आइए एक दो क्वेश्चन और देख लें। ये एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सवालों में है यही कि अगर आपने उसको ज्योमेट्रिकली पकड़ लिया तब तो वो सेकंड्स का सवाल, पर अगर ना पकड़ पाए तो लगता है ये कर दें, वो कर दें, ये कर दें। इस सवाल को आप एक बार ध्यान से देखें। लिखा है लेट z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा 17 आर 17th रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब आपने 1 की पावर 1/17 निकाला और इसके आपके टोटल 17 रूट निकलकर आ गए हैं। तो उसने कुछ ये पूछा है, क्या लिखा है जरा इसको देखें एक बार। सिग्मा मॉड ऑफ एल जेड प्लस अल्फा के का होल स्क्वायर के बराबर 1 से लेके 17 माइनस, ये किनारे कुछ ऐसे लिखा है अल्फा प्लस अल्फा बार होल डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा है 17 टाइम्स मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉमन जेड प्लस जेड बार। ठीक, तो कहता इसको इवेल्युएट करें। तो मैंने कहा क्या प्लान है भाई, ये जो उसने दे रखा है कि ये 1 के 17th रूट हैं, तो इसके बारे में हमारे पास ये जानकारी है कि इन सभी का मैग्नीट्यूड बोलो 1 ही तो होगा बच्चों, सारे रूट्स का मैग्नीट्यूड बोलो 1 होगा। पर इस चीज का इस्तेमाल बोलो यहां कहीं करना होगा, तो वही काम करते हैं। चलो मॉड से बचने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, स्क्वायर करते हैं और उसकी जगह बोलो क्या लिखते हैं, z इंटू इसका बोलो बार। पर अगर मैं इसको ओपन करूं बच्चों तो क्या आएगा, आएगा जेड जेड बार प्लस अल्फा के जेड बार प्लस जेड अल्फा के बार प्लस अल्फा के बार को मैं ये लिख देता हूं, इसके ऊपर लगा दिया सिग्मा के बराबर 1 से लेके 17। ये है इसके अंदर गेम, समझ गए? तो ये जो लिखा है ये लिखा है मॉड जेड स्क्वायर। तो देखो ये के इसका वेरिएबल है, लेकिन इसमें तो के है नहीं, तो ये हर बार कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 17 मॉड जेड स्क्वायर। ऐसे ही ये कितना है बच्चों, ये अभी मैंने बताया देखो 1 है, तो ये 1 1 1 1 भी आपका 17 बार जुड़ेगा। अब इस पे अगर आओगे तो जब सिग्मा लगाओगे तो ये z बार तो बाहर आ जाएगा, आएगा सिग्मा अल्फा के बराबर 1 से लेके 17 प्लस z सिग्मा अल्फा के बार के बराबर 1 से लेके 17। अब जिनको ये बातें याद होंगी कि मैं 1 के 17th रूट निकालता हूं तो टोटल 17 रूट आते हैं, लेकिन सारे के सारे रूट्स का सम 0 होता है, तो देखो बच्चों इसका मतलब ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। सहमत हैं? 1 के जो 17th रूट निकालोगे सारे रूट्स का सम बोलो 0। अरे अगर सारे रूट्स का सम 0 है तो उनके कॉन्जुगेट्स का सम भी तो 0 होगा। लिखा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 से लेके अल्फा 17 बराबर 0, दोनों तरफ बार ले लो तो 0 का बार 0 ही रहेगा। तो ये दोनों हिस्से तो बोलो तुम्हारे खत्म। और ध्यान से देखो, जैसे ही तुम इसकी जगह ये लिखोगे तो नीचे देखो वही तो लिख रखा है, तो इसका मतलब ऊपर एग्जैक्टली वही रिलेशन आ गया जो नीचे लिखा है। इसका मतलब इसका आंसर निकल कर आएगा 1। क्लियर? आइए
एक ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों हम लोग देख ही लेते हैं। क्या कह रहा है? कहता है फैक्टराइज z की पावर 7 माइनस 1 इंटू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। मुझसे कहता है z की पावर 7 माइनस 1 के फैक्टर करिए, ठीक है, लेकिन जो भी फैक्टर्स होने चाहिए वो लीनियर और क्वाड्रेटिक होने चाहिए। इसमें एक बात लिखनी चाहिए उसे, विद रियल कोफिशिएंट्स। अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं अगर एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx+ c जिसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो क्या तुम इसके फैक्टर कर सकते हो? तुम तुरंत लिखोगे a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। वैसे ही तुम जरा देखो, तुम्हारे सामने लिखा है z की पावर 7 माइनस 1 और हमसे कहता है कि आप इसके फैक्टर्स करिए। तो इसके अगर मुझे फैक्टर करने हो तो आप ऐसे सोचो कि z की पावर 7 माइनस 1 को अगर मैं 0 कर दूं तो ये एक तरह से z बराबर 1 टू दी पावर 1/7 ही तो लिखा है। मतलब z जो होगा वो 1 के 7th रूट होंगे। तो जो 1 के मतलब यूनिटी के जो 7th रूट हैं उन्हीं को मैं सारा का सारा उठाकर यहां लिख देता हूं z की पावर 7। तो पहला रूट तो बोलो 1 होगा और फिर कितने कितने से डेविएट करेगा? 2π/7 से, तो आएगा z माइनस 6 2π/7, फिर आएगा z माइनस 6 4π/7, फिर आएगा z माइनस 6 6π/7, फिर आएगा z माइनस 6 8π/7 और लास्ट आएगा z माइनस 6 10। अच्छा अभी एक और बचा क्या? 2 4 6 7 10π/7। अब जगह कम है तो यहां पर एक और आ जाएगा 12π/7। ऐसे करके आ गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। तो ये मैंने फैक्टराइज कर दिया। मैंने एकदम से ये करेक्शन क्यों किया ये भी आप समझ लो। अगर वो ये कहता फैक्टराइज दिस इनटू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर तो मैं कह देता हो तो गया, सारे के सारे बोलो मेरे कैसे हैं? लीनियर हैं। लेकिन वो ये कहना चाहता है कि आप इसको फैक्टराइज करें इनटू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स विद रियल कोफिशिएंट्स की उसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो हों वो रियल हों। तो देखो इसके तो सारे कोफिशिएंट रियल हैं, लेकिन यहां बैठा है सिस, तो ये तो बोलो नॉन रियल नॉन रियल नॉन रियल नॉन रियल नॉन रियल नॉन रियल। तो मुझे ये स्वीकार नहीं है, मुझे इनको किसी तरीके से रियल में कन्वर्ट करना होगा। एक बात ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो नंबर है और ये जो लास्ट वाला नंबर है 12π/7 ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ये जो है सिस 2π/7, अरे 2π/7 आपका यहां होगा, तो वो जो 12π/7 है बोलो वो नीचे होगा, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसका मतलब अगर ये लिखा है z माइनस z1 तो आखिरी वाला लिखा है z माइनस z1 बार। तो अगर मैं इनको क्लब करूं तो क्या आएगा? z² माइनस z के साथ आएगा z1 प्लस z1 बार प्लस z1 बार। सहमत हैं? तो z1 बार जो होगा मॉड ऑफ z1² वो तो बोलो 1 हो जाएगा और z1 प्लस z1 बार होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, तो ये बनेगा 2 cos 2π/7। ऐसे ही बच्चों ये जो देख रहे हो 4π/7 उसका कॉन्जुगेट ये और 6π/7 का कॉन्जुगेट 8π/7। तो अगर मैं इसके फैक्टर अब लिखूं तो z की पावर 7 माइनस 1 का पहला फैक्टर z माइनस 1, अगला z² माइनस 2 टाइम्स cos 2π/7 z प्लस 1, ऐसे ही तीसरा z² माइनस 2 टाइम्स cos 4π/7 z प्लस 1 और आखिरी z² माइनस 2 cos 6π/7 z प्लस 1। ये है हमारा असली मकसद कि मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया जिसमें लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं और सारे के सारे कोफिशिएंट्स हमारे
रियल हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला मकसद तो बोलो मैंने अपना प्राप्त कर लिया। फिर उसने देखो इसके बाद जो कहा कि हेंस डिड्यूस दिस, इसकी सहायता से आप इसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिए कि cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 8 पाई बाई 7, क्या cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7? क्योंकि अगर ये सवाल सीधे आपको दिया जाता तब तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से करने की कोशिश करते, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ये कर दें, वो कर दें, एंड सो ऑन। लेकिन इसकी सहायता से करना है तो बोलो मैं क्या करूं। मैंने कहा अगर cos 2 पाई cos पाई बाई 7 लाना है जो इसका आधा है, 2 पाई बाई 7 लाना है जो इसका आधा है, और 3 पाई बाई 7 लाना है जो इसका आधा है, तो इसको कहीं से मुझे आधा करना है और साथ में इस z को भी हटाना है। तो अब एक थोड़ा सा बढ़िया स्टेप अगर आप देखें बच्चों, क्या कि अगर मैं मान लो यहां पर z को, ये मैंने किया था तो माइनस आया था, ठीक है, अगर मान लो मैं z को यहां पर रख दूं, क्या, क्योंकि मुझे एंगल को आधा कराना है ना, देखना ध्यान से, अगर मैं यहां पे z को रख दूं क्या, -1। अब आप हो सकता है कहें कि सर हमारे मन में कैसे आएगा। मैंने कहा देखो बच्चों, मैं इसी से कई सवाल कर सकता हूं। अगर सवाल ये पूछा गया होता cos 2 पाई बाई 7 4 पाई बाई 7 6 पाई बाई 7, अगर मुझे यही चाहिए होता तो मैं इसको बचाना चाहता, इनको हटाना चाहता, तब मैं z को बोलो रख देता i रखने से क्या फायदा होता, ये बनता i स्क्वायर, ये i स्क्वायर मतलब -1 से ये कैंसिल हो जाता, तो केवल ये बचता, यहां केवल ये बचता, यहां केवल ये बचता, z की जगह रख देता i। ठीक, तो i बन जाता, i बन जाता, i बन जाता 2 2 2, और यहां पे i आ जाता, यहां आई, अरे बाकी सब तो उधर चला जाता, तो इनका प्रोडक्ट मिल जाता। पर मैंने यहां देख रखा है कि एंगल को आधा करना है, पहले मेरे मन में आया था कि मैं z को 1 रखूं। क्यों, एक बार बताता हूं, z को अगर 1 रखता तो ये क्या बनता, 1 1 + 1 2, और ये भी 2 है तो 2 कॉमन ले लेता, तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर जो बच रहा था वो जब मैंने देखा कि वो तो ये बच रहा है, और फिर मैं इसको हाफ एंगल में तोड़ता तो बीच में माइनस है, तो बच्चों ये साइन में कन्वर्ट होता, याद है ना, 1 - cos 2 थीटा बनता है 2 sin स्क्वायर थीटा, जबकि मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है बोलो cos, तो मैंने कहा इसका मतलब इसको प्लस बनाना है, और अगर इसको प्लस बनाना है तो z को मैंने रखा -1। फायदा ये हुआ -1 -1 -2, और ये भी -2, तो ये कट के हो गया 1, ये समझ गए ना, ये कट गया, यहां रख दिया तो z को रखा -1, तो ये हो गया बोलो 2, और यहां से 2 कॉमन तो बोलो 8 कॉमन, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो अंदर क्या आया, 1 + cos 2 पाई बाई 7 इंटू 1 + cos 4 पाई बाई 7 इंटू 1 + cos 6 पाई बाई 7, और अगर मैं अब इसको हाफ एंगल में बदलूं तो ये आएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर, सही है ना, पाई बाई 7, फिर आएगा 2 cos स्क्वायर 2 पाई बाई 7, और फिर आएगा 2 cos 3 पाई बाई 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया बोलो 64, तो ये आया 1/64 बराबर cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 3 पाई बाई 7, और इस पूरे का बोलो आ गया होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जब मैंने हटाया तो cos पाई बाई 7 इंटू cos 2 पाई बाई 7 इंटू cos 3 पाई बाई 7, तो तुरंत बच्चे क्लास में चिल्लाते हैं कि सर +-1/8। मैंने कहा नहीं, लेकिन माइनस आ नहीं पाएगा, क्योंकि पाई बाई 7 को अगर आप फील करें 180/7,
तो 7 दूनी 14, 40, तो 36, कुछ कुछ ऐसे आएगा। अरे तो ये 26, ये 52 और ये 78, और ये तीनों ही एंगल जो हैं वो बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो सारे के सारे कॉस पॉजिटिव होंगे और उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसकी एकमात्र वैल्यू 1/8 निकल कर आएगी। एक सवाल करा दिया इसी में, देखो एक और पड़ा हुआ है, z की पावर 7 + 1 और उसके बाद ये डिराइव करना है। तो ये भी आप इसी की सहायता से डिराइव कर सकते हैं। बेटा सवाल तो यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन समय की लिमिटेशन है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये लगभग 1 घंटे 55 मिनट के आसपास मुझे नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी ही जा रहा है। फिर भी ये जो सवाल है मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, आप इनको बड़े आराम से कर सकते हैं। ये सवाल भी उसी थॉट प्रोसेस पे है। अभी मैंने कॉस का प्रोडक्ट दिखाया है, यहाँ पे साइन का प्रोडक्ट है। तो साइन का प्रोडक्ट है, इसका मतलब कॉस के साथ फिर निगेटिव आना चाहिए था। तो इसका मतलब z की जगह कुछ -1 की जगह बोलो 1 टाइप का रखना होगा। तो ये सारे सवाल जो हैं वो आप HW की तरह अटेम्प्ट कीजिएगा। ये बात मैंने आपको बाइनोमियल में भी बताई थी बच्चों, कि यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो जब भी कभी 4 का डिफरेंस होता है तो हम 1 के 4th रूट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है, एक बार x को 1 डालना, एक बार -1, एक बार i, एक बार -i, और इनको ऐड कर देना। यहां कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो आप 1 के क्यूब रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थॉट प्रोसेस के रूप में ऐसे ही मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। सवाल काफी सारे होते हैं, लेकिन जो हम लोगों का नेट आज का मकसद था nth रूट ऑफ एनी नंबर पढ़ने का, वो बोलिए हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर ली, थॉट प्रोसेस डेवलप किया, इसके आधार पे आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। होमवर्क, PWF पर आपको इस पर आधारित एक DPP मिलेगी, जिसमें आपको 10 से लेके 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। उनको जरूर से करिएगा। उसके सोल्यूशन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसकी यूज करें। आज की समरी क्या हुई, हम लोगों ने nth रूट ऑफ एनी नंबर पढ़ा, उससे रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, और कई सारे हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कवर करी। ये आज हम लोगों की समरी है। तो ये बच्चों जो एक पैकेज हम लोगों ने डिसाइड किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें हम लोगों ने टोटल 4 लेक्चर लिए। चारों ही लेक्चर अपने आप में बहुत रिच हैं। तो जिन भी बच्चों ने मान लो कहीं बीच में 1-2 चैप्टर या लेक्चर मिस किए हों, तो वापस जाकर उनको जरूर देखें। DPP जो भी मिली हैं उनको करें। ठीक, PW एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों की हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार है। पेन किलर सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। इसमें बहुत हम लोगों को सक्सेस मिली है। लगभग थाउजेंड्स तो क्या हो सकता है, अप्रॉक्स लाख तक पहुंच रहे हो जिन बच्चों ने इस सीरीज को रीच किया है। तो वो डाटा हम लोगों के पास इकट्ठा होता रहता है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब IIT मेंस एडवांस तक आएगा, तब एक एक बच्चा, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा हो, वो इस सीरीज का बेनिफिट उठाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट एडवांस है, मेंस की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मेंस ओरिएंटेड कोई भी बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जा रहा था वो ये मान के दिया जा रहा था कि कोई भी स्टूडेंट कहीं भी पढ़ रहा हो, उसने अगर अपनी बेसिक प्रिपरेशन कर रखी है तो वो अपनी रैंक को किस प्रकार से इंप्रूव कर सकता है। अगर वो अभी 4 डिजिट की रैंक पे है तो वो किस तरह से अपने आप को, मान लो वो 9000 के आसपास है तो कैसे वो 5000 के अंदर आएगा। आज अगर 5000 के आसपास है तो 2000 के अंदर, 2000 के अंदर है तो 1000 के अंदर। तो 4 डिजिट रैंक को कैसे वो ट्रिपल डिजिट रैंक में बदले, ट्रिपल डिजिट रैंक को वो डबल डिजिट रैंक में बदले। इस सीरीज का यही मकसद है। तो चलिए जुट जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।